सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज, आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ जो आपका अभी एग्जाम चल रहा है, रेलवे एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चल रहा है, उसका मैं जीके जीएस लेकर आई हूँ। और जो आपकी 11 अगस्त की जो सभी शिफ्टें थे गाइज, उन सभी शिफ्टों के आधार पर जो आपके आने वाले प्रश्न क्या होंगे, उन सभी प्रश्न को एक एक करके देखेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम देखेंगे गाइज। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एंड जहां पे भी आपको कंफ्यूजन है, जो चीज आपको नहीं पता है, उसको नोट करिए और उस नोट किया हुआ चीज को आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि लूनी नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो लूनी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, या फिर अरावली पर्वत से निकलती है। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी जो है ये आपके अरावली पर्वत से निकलती है, ठीक है। तो चलिए हम लूनी नदी के बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद एक एक करके आगे एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है लूनी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत से। और इसके बाद याद रखिएगा, ये जो है अरावली पर्वत कहाँ है guys? तो याद रखिएगा, ये आपके जो है राजस्थान में जो अजमेर जो है ना, वहां से निकलती है, ठीक है। अजमेर के पास से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अजमेर आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा अजमेर आपका पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस, तो ये जो है राजस्थान के जो है पश्चिमी भाग में बहते हुए जो है ये कहाँ जाती है गैस, तो याद रखिएगा ये जो है आपके जो है इसका अंत कहाँ हो जाता है, यानी समाप्त कहाँ हो जाती है नदी, समाप्त। तो याद रखिएगा समाप्त जो है ये ये जो है कक्ष के रन में हो जाती है, कक्ष के रन में हो जाती है, हो जाती है, ठीक है। और कक्ष के रन में हो जाती है, तो कक्ष का रन आपका कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा कच्छ का रन जो पड़ता है ये आपके गुजरात में पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो लूनी नदी का पानी जो है ये गर्मी में सूख जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अरावली से ऐसी लूनी नदी है, जरूरी नहीं है मैंने आपको जो है लूनी नदी पूछा है तो आपको लूनी नदी ही पूछा जाएगा। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि अरावली से कौन कौन सी नदी निकलती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा अरावली से निकलती है बनास नदी, बनास नदी जो है ये अरावली से निकलती है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूं और कौन सी नदी निकलती है इससे याद रखिएगा साबरमती नदी, साबरमती नदी ये भी निकलती है, ठीक है। और लूनी नदी तो आपको ऑप्शन में दिया ही हुआ है। इसके अलावा अगर मैं सतपुड़ा की बात करूं, तो सतपुड़ा आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा पर्वत। तो यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ से, ठीक है ना, नर्मदा नदी। और याद रखिएगा अमरकंटक जो है ये सतपुड़ा और विंध्य का जो मिलन स्थल होता है ना, उसे ही हम अमरकंटक कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसी अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ताप्ती नदी, ठीक है, और जोहिला नदी, जोहिला नदी, ये जो है सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं विंध्याचल पर्वत से कौन कौन सी नदी है जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है गाइस, तो याद रखिएगा विंध्याचल से निकलती है आपकी सोन नदी हो गई, सोन नदी। इसके अलावा याद रखिएगा चंबल नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा चंबल नदी। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा बेतवा नदी, ये कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से, ठीक है। इसके अलावा एक और लिख लीजिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से आपकी कौन कौन सी नदी निकलती है, तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदी निकलती है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ गोदावरी, गोदावरी नदी ये आपके पश्चिमी घाट से निकलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आपके पश्चिमी घाट से निकलती है। कावेरी नदी हो गया, कावेरी नदी।
और लास्ट आपको याद रखना है पेरियार नदी। पेरियार नदी, ये सब आपके पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 56, 46, 36, 26। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र मतलब होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि ये जोड़ों में कितने होते हैं, तो याद रखिएगा ये जोड़ों में 23 जोड़े होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कितने होते हैं? 23, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको क्या याद रखना है कि 22 जोड़े जो ये होते हैं, 22 जोड़े क्या होते हैं? 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। जो मतलब कि जो है पुरुष और महिला में जो है ये समान होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक जो होता है, याद रखिएगा एक जोड़ा जो होता है, एक जोड़ा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक जोड़ा जो होता है वो आपका क्या होता है? एक जोड़ा जो होता है वो आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो कि यही जो एक जोड़ा जो होता है यही लिंग का निर्धारण करता है। लिंग निर्धारण करता है, ठीक है। आगे समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग निर्धारण की, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये मेल है और मान लेते हैं ये फीमेल है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मेल के पास जो होता है वो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मेल से अगर जो है ये वाई क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में जाएगा तो क्या होता है? बेटा होता है, इसी का लिंग निर्धारण होगा। अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो है अगर मेल से वाई क्रोमोसोम जाएगा तो बेटा होगा और एक्स क्रोमोसोम जाएगा फीमेल में तो ये बेटी होती है, ठीक है ना। तो यही लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम क्रोमोसोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है क्रोमोसोम जो होता है गाइस, याद रखिएगा ये कहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा ये जो है गुणसूत्र जो है कोशिका के कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में, ठीक है ना। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है केंद्रक में पाया जाता है तो ये किससे बना होता है गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। डीएनए डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि यहाँ पे जो है ये क्या करता है? आनुवांशिक जानकारी को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम जो करता है, आनुवांशिक जानकारी को ये कौन करता है? तो याद रखिएगा आनुवांशिक, आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना के लिख देती हूँ, इसको आपको नोट करना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि गुण सूत्र के जो है खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता, तो याद रखिएगा गुण सूत्र के खोजकर्ता है वाल्थर फ्लेमिंग, ठीक है ना।
वाल्थर फ्लेमिंग, इन्होंने इसका खोज किया था। यानी कि इन्होंने क्या किया था, कोशिका विभाजन के दौरान जो है ऐसा देखिएगा, इन्होंने जो है गुणसूत्रों को पहली बार देखा था, ठीक है ना। और इन्होंने पहली बार कब देखा था, तो याद रखिएगा 1879 में देखा था, ठीक है। लेकिन इसका नामकरण इन्होंने नहीं किया, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नामकरण, इसका नामकरण किसने किया था और कब किया था गाइस, तो सबसे पहले इस बॉक्स को ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका नामकरण किया था वाल्डेयर ने, ठीक है ना। नामकरण किया था वाल्डेयर, ठीक है। वाल्डेयर ने इसका नामकरण किया था। और कब किया था गाइस, तो याद रखिएगा इसने किया था 1888 में, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा खोज किसने किया था गुणसूत्र का और नामकरण किसने किया था, इस दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि काला चावल यानी ब्लैक राइस उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो पंजाब, मणिपुर, केरल या फिर राजस्थान। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। काला चावल उत्पादन के लिए जो है मणिपुर जो है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि काला चावल के उत्पादन के लिए जो मणिपुर है, तो याद रखिएगा मणिपुर के जो है स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना, स्थानीय भाषा में। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है चा खाओ, ठीक है ना। चा खाओ कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि रंग का जो है, इसका रंग का कारण क्या है, यानी ये जो ब्लैक है कि ये किसकी वजह से है, इससे याद रखिएगा ये है आपके एंथोसाइनिन की वजह से। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन की वजह से, ठीक है। इसके अलावा इस चावल को जीआई टैग भी मिला है। तो इस चावल को जीआई टैग कब मिलेगा, इस 2020 में, ठीक है। तो इसके बाद आपको याद रखना है कि इसके अलावा मणिपुर के अलावा भी जो है, और ये कहाँ कहाँ है, तो मणिपुर के अलावा भी ये इसके कुछ क्षेत्रों में, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में होता है, ठीक है। उड़ीसा हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है असम हो गया, असम, और इसके बाद छत्तीसगढ़। तो यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा पंजाब, पंजाब जो है ये आपके गेहूं के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, पंजाब। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ केरल, केरल जो है ये नारियल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ राजस्थान, तो राजस्थान जो है ये सरसों का, सरसों के लिए प्रसिद्ध है। सरसों और बाजरा लिख लीजिए, बाजरा के लिए, ठीक है। तो आपको इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एप्लीकेशन से सीधे एमएस पावर पॉइंट फाइल ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट क्या है बताइए। तो एमएस पावर पॉइंट में जो है अगर आपको फाइल ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या, उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ओ है, कंट्रोल प्लस पी है, कंट्रोल प्लस जेड है, या फिर कंट्रोल प्लस एस है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो फाइल ओपन करने के लिए जो है वो कंट्रोल प्लस ओ है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कंट्रोल प्लस पी, ये किसका शॉर्टकट किया गया, तो कंट्रोल प्लस पी जो है ये आपके जो है प्रिंट करने का शॉर्टकट की है, ठीक है ना। प्रिंट करने का शॉर्टकट की है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंट्रोल प्लस जेड, तो कंट्रोल प्लस जेड जो है ये किसका शॉर्टकट किया गया है, तो ये देखिएगा ये पिछला कार्य को वापस लेना है जो, उसके लिए जो है कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। पिछला कार्य को, पिछला कार्य वापस लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कंट्रोल प्लस एस गाइस, तो कंट्रोल प्लस एस जो है ये किसका शॉर्टकट किया है, तो ये फाइल सेव करने का, फाइल
सेव करने का। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ और शॉर्टकट लिखाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि आपका जो है कंट्रोल प्लस जो है आपका कौन सा हो गया, सी हो गया। कंट्रोल प्लस सी। दूसरा आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस वी। इसको इरेज कर लीजिएगा, कंट्रोल होगा। ठीक है ना। इसके बाद जो है तीसरा हो गया आपका जो है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है। चौथा आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस के। तो यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले सी, कंट्रोल प्लस सी मतलब क्या हो जाता है, ये जो है कॉपी, कॉपी करना है तो उसका शॉर्टकट की हो गया आपका कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट करना है तो इसके लिए जो है कंट्रोल प्लस वी। कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये हाइपरलिंक को अगर जोड़ना है, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक जोड़ना है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं और बात करूँ तो ये हो गया आपका पांच। पांच पे आपको याद रखना और कौन सा हो गया, कंट्रोल प्लस आपका बी, कंट्रोल प्लस बी हो गया। इसके बाद आपका जो है कंट्रोल प्लस आई हो गया। इसके बाद आपका जो है कंट्रोल प्लस यू हो गया। तो इससे क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस बी से जो है याद रखिएगा, जो आपका टेक्स्ट साइज जो है ना, टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखिए। ठीक है ना, टेक्स्ट। इससे जब क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कंट्रोल प्लस आई जो है, ये टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में लिखा रही हूँ। ठीक है, टेक्स्ट को क्या करने के लिए, इटैलिक, इटैलिक करने के लिए। ठीक है। इटैलिक मतलब जो ये जो है ना हल्का तिरछा हो जाता है। जैसे अगर मान के चलिए मैं अगर कोई सा भी वर्ड, जैसे ये क है, तो इसको अगर जो है ये थोड़ा सा तिरछा टाइप में हो जाता है ना इस साइड, थोड़ा वो होता है आपका इटैलिक। ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद जो है कंट्रोल प्लस यू जो है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमको कह रहा है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य गुजरात था, महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश था या फिर पंजाब था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश था। और याद रखिएगा, ये जो आंध्र प्रदेश बना था ये कब बना था गाइस, तो याद रखिएगा भाषाई आधार पे 1953 में बना था। 1953 में बना था। और याद रखिएगा बना था तो ये जो है किस से अलग हुआ था गैस, तो याद रखिएगा मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ठीक है। और याद रखिएगा ये इसके जो है इस अलग राज्य की मांग करने के लिए जो है एक जो है आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसने जो है। तो याद रखिएगा अलग मांग के लिए आंदोलन चला था, उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आंदोलन का नेतृत्व किया था पोट्टी श्री रामुलु ने। ठीक है ना। पोट्टी श्री रामुलु ने। ठीक है।
इसके बाद अगर मैं बात करें guys, तो याद रखिएगा आपको कि इसी के जो है, इसी आंदोलन के बाद जो है क्या हुआ था, इसी के आंदोलन के बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। और जब ये आयोग का गठन हो गया था गैस, तो इसके बाद जो है एक अधिनियम आया था 1956 का। ठीक है, 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इसी के बाद जो है अलग अलग राज्य सब जो है अलग अलग से अलग होने लगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र से जो है गुजरात अलग हुआ। ठीक है ना, 1960 में। तो ये जो है अलग होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी, इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ की जो है भाषा कौन सी है, आंध्र प्रदेश की भाषा। तो याद रखिएगा, यहाँ की भाषा जो है वो है तेलुगु और उर्दू। तेलुगु, तेलुगु और उर्दू। ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है guys? तो इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का जो है सबसे जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, एक ही तो शास्त्रीय नृत्य है, प्रसिद्ध नहीं लिखे, शास्त्रीय नृत्य। प्रसिद्ध हटा देते। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये है आपका कुचिपुड़ी। कुची कुचिपुड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सी होती है? तो क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु मैग्नीशियम होती है, कैल्शियम होती है, लोहा होती है, या फिर फास्फोरस होती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, तो मैग्नीशियम याद रखिएगा, क्लोरोफिल के केंद्र में जो है मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक है ना, ये क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम, या फिर मैं सिर्फ Mg लिखूंगी तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज ही हो जाएंगे। ठीक है ना, पूरा मैग्नीशियम लिख देती हूँ। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के केंद्र में जो है ये मैग्नीशियम आयन होता है। आयन होता है जो क्या करता है guys? तो याद रखिएगा, ये क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा कि क्लोरोफिल के वजह से ही जो है पौधे जो पत्तियों का रंग होता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ से धान रोग होता है, मलेरिया होता है, जूठा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोआ से जो है ये कौन सा रोग होता है? ये होता है मलेरिया।
और पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ में जो मलेरिया रोग होता है वो कौन से मच्छर के काटने की वजह से होता है, ये बहुत बार पूछा गया। तो याद रखिएगा ये मादा एनफ्लीज। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, काटने से होता है। इसके बाद करेंगे कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, होने वाले रोग, ठीक है। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग आपका कौन कौन सा हो गया, मलेरिया तो हो ही गया जो कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ काला जार, काला जार, तो ये काला जार भी जो है ये भी होता है guys, याद रखिएगा। और ये जो है सैंड फ्लाई के काटने से होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई के काटने से। तो काला जार हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है निद्रा रोग, निद्रा रोग, निद्रा रोग जिसे हम क्या कहते हैं, निद्रा रोग को जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रिपेनोसोमियासिन, ठीक है ना। दोनों नाम दिया रहे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ट्रिपेनोसोमियासिस। कोई भी वर्ड बड़ा उसको थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा याद करिएगा ना तो वो याद हो जाता है, ठीक है। तो ये भी होता है गैस, याद रखिएगा ये किसके, ये भी रोग होता है। और याद रखिएगा ये जो है मक्खी के काटने से होता है। कौन सी मक्खी से, तो तेतसे से मक्खी के काटने से होता है। मक्खी। अब प्रोटोजोआ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। प्रोटोजोआ में याद रखिएगा क्या नहीं, कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कोशिका भित्ति नहीं होती, इसी वजह से क्या होती है, इसी वजह से लचीली होती है, लचीली होती है। अच्छा, प्रोटोजोआ में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, प्रोटोजोआ में आपका जो है इस वर्ग में आपका कौन कौन सा आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण अगर मैं बात करूं कि प्रोटोजोआ के उदाहरण कौन से हो जाएगा, तो अमीबा जो है ये प्रोटोजोआ का ही सदस्य है, अमीबा, ठीक है। अमीबा हो गया। इसके बाद याद रखिएगा पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये सब प्रोटोजोआ का सदस्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऐसा कौन सा धातु है जो जीवाणु नाशक यानी कि एंटी बैक्टीरियल होता है। तो आयरन, कॉपर, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। एल्युमिनियम जो है याद रखिएगा ये एंटी बैक्टीरियल होता है, इसीलिए बोला भी जाता है कि ये क्या करता है कि बोला जाता है कि जो खाना या खाना पीना चाहिए वो पीतल के बर्तन में खाना चाहिए, आपने सुना होगा। तो ये क्या करता है, तो कॉपर जो है याद रखिएगा बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है, नष्ट करता है, ठीक है।
तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ गैस, तो यह देखिएगा आपको जैसे कि ये जो सोडियम है गैस, सोडियम जो ये क्या होता है, सोडियम जो है ये बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातु होता है। तो यह देखिएगा पूछा जाता है एग्जाम में कि अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सा है, प्रतिक्रियाशील, प्रतिक्रियाशील धातु। ठीक है, तो ये कॉपर है, सॉरी ये सोडियम है। ठीक है, इसके बाद हम कॉपर के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके गैस। तो सबसे पहले हमें कॉपर के बारे में क्या याद रखना है गैस, कॉपर के बारे में हमें याद रखना है कि यह एक धातु है और इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो सबसे पहले रासायनिक प्रतीक, ठीक है, तो इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है Cu। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं परमाणु क्रमांक, ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं इसका रंग, रंग कैसा होता है गाइस, तो यह देखिएगा इसका रंग होता है लाल रंग की मुलायम, और यह देखिएगा चमकदार धातु होती है। ठीक है ना, लाल रंग की होती है, लाल रंग की, मुलायम भी होती है ये, मुलायम और चमकदार, चमकदार। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा गाइस, कि याद रखिएगा कि ये जो है विद्युत और ऊष्मा का जो है ये अच्छा चालक होता है। ठीक है ना, विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो आपका कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर जो है इसका जो है निर्माण कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं निर्माण की बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा इसका सॉरी उपयोग, निर्माण कह रही थी, उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो यह देखिएगा इसका उपयोग होता है तारों और मोटरों में इसका उपयोग होता है, तारों और मोटरों में, मोटरों में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसका उपयोग कहाँ होता है गैस, तो याद रखिएगा इसका उपयोग जो है पाइप में होता है, पाइप में, छत में, ठीक है, सजावट वाले सामान में, सजावट, इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है कि जो आपका जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक का मिश्र धातु, मिश्र धातु। ठीक है, आपको दिख नहीं होगा तो लिख लीजिएगा, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु क्या होता है, पित्तल होता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुझे याद आया तो मैंने लिख दिया, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है, राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, या फिर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है ये कौन करती है, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ठीक है, बाकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है। तो ये कौन से आर्टिकल में कहता है, बहुत ज्यादा ही एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जो है राज्यपाल जो है जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो वो जो है किस आर्टिकल के तहत करता है गैस, तो यह देखिएगा राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा अनुच्छेद 164 भाग 1 के तहत। ठीक है ना, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, किस आर्टिकल के तहत करेगा,
तो अनुच्छेद 164 एक के तहत, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है 21 आर्टिकल के तहत करता है guys। तो याद रखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो है, याद रखिएगा ये अनुच्छेद 316 के तहत करता है, ठीक है। अनुच्छेद 316 के तहत, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत करता है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 233 के तहत। अनुच्छेद 233 के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक दो और राज्यपाल के बारे में जो है पॉइंट याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। जैसे राज्यपाल की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और याद रखिएगा किस आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 155 के तहत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक है। इसके अलावा जो है नियुक्ति, अगर इसके बाद बात करें कि राज्यपाल का जो है ये कार्यकाल कब तक होता है, तो 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष, या फिर जो है याद रखिएगा 5 वर्ष, या राष्ट्रपति की इच्छा तक। राष्ट्रपति की इच्छा तक, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है आपको मैं पूरा पॉइंट लिखा दिया, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है, या फिर तमिलनाडु में, या फिर जो है आपके कर्नाटक में, या गुजरात में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है ना। तमिलनाडु में हमारा जो है कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और याद रखिएगा ये भारत का जो है सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और याद रखिएगा इस परमाणु ऊर्जा की जो है कुल क्षमता कितनी है, कुल क्षमता, तो याद रखिएगा 6000 मेगावाट। 6000 मेगावाट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है गाइस, इसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो है निर्माण जो हुआ था वो किसके सहयोग से हुआ था, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा सोवियत संघ के सहयोग से निर्माण हुआ, ठीक है। सोवियत संघ के सहयोग से निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है गाइस कि इसका जो है औपचारिक निर्माण का जो औपचारिक शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था। निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत, औपचारिक शुरुआत, तो ये कब हुआ था गाइस, याद रखिएगा 2002 में, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र,
ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में क्या है गाइस, तो याद रखिएगा कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कर्नाटक में है। और इसके बाद अगर मैं गुजरात की बात करूँ गाइस, तो गुजरात में आपका क्या है, ठीक है। तो गुजरात में आपका हो गया काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। कलर अलग ले लेती हूँ, इस सेम कलर में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। कौन सा कलर लूं? हम्म, काकरापारा, काकरा पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। ये कहाँ है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो कृत्रिम रूप से, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से। तो एथेन का उपयोग करते हैं, एथिलीन का करते हैं, एसिटिलीन का करते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन का। अब यहाँ पे आप समझिए, सबसे पहले हम जो है इसको पकाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पे याद रखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम कार्बाइड का, कैल्शियम कार्बाइड का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। और कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एसिटिलीन लिखा है, तो जो कैल्शियम कार्बाइड है जो गेट, ये जो है कौन सी गैस जो है छोटा है, तो याद रखिएगा ये जो है एसिटिलीन गैस जो है, याद रखिएगा ये रिलीज करता है, ठीक है ना। एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस क्या करता है? ये छोड़ता है, ठीक है, छोड़ता है। तो ये हो गया, तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं जो एसिटिलीन गैस को छोड़ता है, और जो है फलों को पकाने के लिए यानी कृत्रिम रूप से इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा हानिकारक भी होता है, ठीक है। और जो एथिलीन होता है ना गाइस, याद रखिएगा एथिलीन जो होता है ये प्राकृतिक रूप से जो है फल पकाने वाली गैस होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी ये खुद ब खुद जो पेड़ में जो पक जाता है, आप देखते होंगे कोई कोई फल ऐसा होता है, खासकर आम वगैरह आप देखते होंगे पेड़ पे ही पक जाता है, तो वो किसकी वजह से? वो होता है एथिलीन की वजह से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाली गैस, फल पकाने वाली, फल पकाने वाली गैस है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपको और क्या याद रखना है, इससे याद रखिएगा इतना पॉइंट आपको नोट करना है कि अगर आपको जो है एसिटिलीन की जगह पे ऑप्शन में अगर कैल्शियम कार्बाइड होता तो भी करेक्ट हो जाता, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड ही एसिटिलीन गैस छोड़ता है। इस पॉइंट को आप नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इस क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि रेंगमा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो रेंगमा राजस्थान से, नागालैंड से, पश्चिम बंगाल से, या फिर बिहार से। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेंगमा लोक नृत्य जो है ये नागालैंड से संबंधित है। और रेंगमा लोक नृत्य जो है ये किस जनजाति द्वारा? तो रेंगमा नागा समुदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। रेंगमा नागा समुदाय द्वारा, समुदाय द्वारा नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नागालैंड के जो है अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हो गए? तो जैसे कुकी नृत्य, ये कहाँ का हो गया गैस? तो याद रखिएगा कुकी नृत्य हो गया, ये आपके जो है नागालैंड का हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया? अकीरी नृत्य, कुकी नृत्य,
अकेरी नृत्य, ये भी नागालैंड का हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं हॉर्नबिल, नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध ये है हॉर्नबिल नृत्य। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा चांगलो नृत्य, चांगलो नृत्य ये भी नागालैंड का है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा और कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा एक और याद रखिएगा जेलियांग नृत्य, जेलियांग नृत्य। अब जैसे अगर मैं बात करूँ राजस्थान, तो राजस्थान का कौन सा हो गया, राजस्थान का हो गया घूमर हो गया, ठीक है, घूमर हो गया। इसके अलावा कालबेलिया हो गया, कालबेलिया, कालबेलिया। इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूँ, तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन कौन सा है guys? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का हो गया कीर्तन, कीर्तन जो है ये पश्चिम बंगाल का हो गया, ठीक है। इसके अलावा छऊ जो है ये भी पश्चिम बंगाल का हो गया। इसके बाद याद रखिएगा काढ़ी, ये भी पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके बिहार, बिहार का आपका कौन सा हो गया, तो बिहार का आपका हो गया गाइस, याद रखिएगा झिझिया, झिझिया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया जाट जाटिन। और उसके बाद आपका कौन सा हो गया विदेशिया, विदेशिया। ये हो गया आपके कहाँ का गाइस, याद रखिएगा बिहार का लोक नृत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस का सबसे अधिक उपयोग निम्न में से किस में होता है। तो हाइड्रोजन गैस का सबसे अधिक उपयोग जो है ये सोलर पैनल में होता है, स्टील निर्माण में होता है, रॉकेट ईंधन में होता है, या फिर अमोनिया संश्लेषण में होता है। तो गैस याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस का सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है वो अमोनिया संश्लेषण में होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमोनिया संश्लेषण की अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाकर जो है ये क्या बनाया जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाया जाता है, जो कि क्या होता है उर्वरक में जो है उद्योग में ये बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। और ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, हैबर बॉश प्रक्रिया के द्वारा। तो चलिए इसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाकर, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाकर क्या बनाया जाता है, अमोनिया। अमोनिया बनाया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है, ठीक है ना। अमोनिया का क्या होता है सूत्र गैस, तो अमोनिया आपका हो जाता है NH3 बनाया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को जो बनाया जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया को कहते हैं हैबर बॉश प्रक्रिया, हैबर बॉश प्रक्रिया, ठीक है। ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसका जो है सबसे ज्यादा उपयोग किस में होता है, तो याद रखिएगा उर्वरक उपयोग में, उर्वरक उद्योगों में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है ये आपके आवर्त सारणी का पहला, और याद रखिएगा पहला तत्व कौन सा है आपका, जो है हाइड्रोजन है, ठीक है ना। आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी का पहला तत्व, पहला तत्व आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, तो लिख लीजिएगा अत्यधिक, अत्यधिक ज्वलनशील है, ठीक है। अत्यधिक ज्वलनशील होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है गैस कि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैस, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ
मिलकर क्या बनाती है? जल बनाती है। जल बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो पौधों में वृद्धि के लिए पेरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, एपिडर्मिस होता है या फिर मेरिस्टेम होता है। तो इसके जो है वृद्धि के लिए कौन होता है गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरिस्टेम ऊतक जो होता है। ये जो है इसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, ये जो है ये ऊतक जो है ये क्या करता है गाइस? तो याद रखिएगा ये पौधे की जो है लंबाई और मोटाई बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके कुछ प्रकार होते हैं जिसका अलग अलग काम होता है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रमुख प्रकार। प्रमुख प्रकार, ठीक है। तो इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हो गए? तो पहला हो गया आपका एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया आपका जो है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। और तीसरा आपका कौन सा हो गया? तीसरा हो गया आपका इंटरकालेरी मेरिस्टेम। इंटरकालेरी मेरिस्टेम। अब इस सब का जो है ना अलग अलग काम होता है। तो इस सब का क्या काम होता है एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो है ये एपिकल है, ठीक ना, एपिकल। तो एपिकल मेरिस्टेम की बात करेगा इस, तो ये जो है ये ऊंचाई बढ़ाता है, ठीक है ना। ये पौधे की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है, ऊंचाई बढ़ाता है। इसके अलावा जो है लेटरल मेरिस्टेम की अगर मैं बात करूँ, ये क्या करता है? ये मोटाई बढ़ाता है, पौधे की मोटाई बढ़ाता है, ठीक है। और जो इंटरकालेरी मेरिस्टेम है ये क्या करता है? ये जो है पत्ती और जो है पत्ती और जो शाखाओं की जो वृद्धि होती है ना उस इसको बढ़ाता है, ठीक है ना। पत्तियों और शाखाओं पत्तियों और शाखाओं की वृद्धि में सहायक होता है, वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। पेरेनकाइमी की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा पेरेनकाइमा जो है ये जो है बहुत ज्यादा मुलायम उत्तक होता है, ठीक है ना। सबसे साधारण और मुलायम उत्तक कौन सा होता है? तो पेरेनकाइमा होता है। मुलायम मुलायम और साधारण उत्तक होता है। साधारण उत्तक होता है, ठीक है। इसके बाद जो है पौधों को ये सुरक्षा देती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉलन कायमा की गाइस, तो कॉलन कायमा क्या क्या काम है? ये जो है पौधों को जो है यह उत्तक जो है ये क्या करता है? पौधों को जो है लचीलापन और जो है सहारा कौन देता है? कॉलन कायमा। तो याद रखिएगा पौधों को लचीलापन और सहारा देता है, सहारा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एपिडर्मिस की गाइस, तो एपिडर्मिस से आपको क्या याद रखना है? ये जो है पौधे की जो है गाइस याद रखिएगा, पौधे की जो है सबसे बाहरी परत जो है ये कौन होती है गाइस? तो ये जो है बाहरी परत पेरेन्काइमा नहीं होती, बाहरी परत एपिडर्मिस होती है। तो याद रख लीजिएगा पौधों की सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है पेरेन्काइमा जो है ये मुलायम और साधारण ऊतक होता है, और एपिडर्मिस पौधों की सबसे बाहरी परत होती है। कोलेनकाइमा पौधे के लचीलापन और सहारा देता है, और मेरिस्टेम जो है ये 3 प्रकार का होता है जिसका अलग अलग काम होता है। एपिकल का ऊंचाई बढ़ाना, लेटरल का मोटाई बढ़ाता है, और इंटरकालियर जो है पत्ती और शाखाओं में वृद्धि करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि श्वसन में सबसे पहले गैसों का आदान प्रदान कौन सा अंग करता है?
तो गैसों का आदान प्रदान कौन करता है गाइस? तो ये ट्रेकिया करता है, ब्रोंक्स करता है, नसिका करता है, या फिर एल्यूलाई करता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूलाई करता है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो ये क्या होता है, ये जो है फेफड़े में जो है छोटे छोटे जो है इसके जो है एल्यूलाई के फेफड़ों में जो है, याद रखिएगा, छोटे छोटे वायु कोष होते हैं। छोटे 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 वायु कोष होते हैं। छोटे छोटे वायु कोष होते हैं, ठीक है ना, जो जिनकी दीवारें जो है ये क्या होती है, पतली होती है। ठीक है ना, जिनकी दीवारें जिनकी दीवारें पतली होती है। ठीक है, जिनकी दीवारें पतली होती है, और जो है याद रखिएगा चारों और जो है ये रक्त वाहिकाएं होती है। ठीक है ना, और चारों ओर क्या होती है, चारों ओर रक्त वाहिका होती है, वाहिकाएं होती है। ठीक है ना, वाहिकाएं होती है। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में आपको याद रखना है। और ये क्या करता है, ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये क्या करती है, आदान प्रदान करती है इसी के थ्रू। ठीक है ना, इसी के थ्रू क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख देती है। ठीक है ना, CO2 का आदान प्रदान करती है, आदान प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा आपको क्या याद रखना है, जैसे अगर मैं ट्रेकिया के बारे में बात करूँ, तो ट्रेकिया क्या करता है, ये जो है वायु को जो है फेफड़ों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? तो याद रखिएगा वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम, फेफड़ों तक पहुंचाने, वायु को फेफड़े तक पहुंचाने का काम कौन करता है गाइस? तो याद रखिएगा ये ट्रेकिया करता है। इसके बाद अगर मैं ब्रोंक्स की बात करूं, तो ये क्या करता है, वायु को जो है एल्यूलाई तक जो लेकर जाता है वो कौन जाता है गाइस? तो ये रहता है ब्रोंक्स लेकर जाता है। ठीक है ना, वायु को वायु को एल्वियोलाई एल्वियोलाई तक लेके जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है नासिका, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये जो है वायु को शरीर में प्रवेश करवाती है। ठीक है ना, वायु को शरीर में प्रवेश करवाती है, प्रवेश करवाती है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, कैवेंडिश ने की थी, कार्ल विलियम सीले ने की थी, या फिर मैडम क्यूरी ने की थी? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल विलियम सीले ने की थी। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऑक्सीजन के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको एक एक पॉइंट पहले याद रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो कार्ल विलियम सेली के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इन्होंने जो है ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, कब की थी? तो 1772 में, 1772 में खोज की। ठीक है, खोज तो 1772 में की थी, लेकिन इसका प्रकाशन कब किया था इन्होंने? सब 1777 में जो है इसको प्रकाशित किया था ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है ना, प्रकाशित किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तब इसने जो है क्या नाम दिया था, इसने ऑक्सीजन नाम नहीं दिया था, इसने जो है अग्निवायु नाम दिया था। ठीक है ना, अग्निवायु नाम दिया। ठीक है, अग्निवायु नाम दिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इन्होंने जो है ऑक्सीजन कैसे बनाया था गाइस, तो इन्होंने ऑक्सीजन बनाया था पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीज
मैग्नीज ऑक्साइड को गर्म करके, ऑक्साइड को गर्म करके, ठीक है। गर्म करके जो है याद रखिएगा, गर्म करके ऑक्सीजन बनाया था, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस बनाया। तो ये पॉइंट जो है ना याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है क्या नाम दिया था, इन्होंने तो अग्नि वायु नाम दिया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है एक और वैज्ञानिक है जो दूसरा नाम याद रखना है। दूसरा नाम आपको किस कौन से वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, जोसेफ प्रिस्टली का, ठीक है ना। जोसेफ प्रिस्टली, प्रिस्टली, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, इन्होंने जो है क्या किया था गाइस, तो याद रखिएगा इन्होंने जो है 1774 में, ठीक है ना, याद रखिएगा कब, 1774 में, 1774 में इन्होंने क्या किया था, मरकरी ऑक्साइड को, मरकरी ऑक्साइड, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड को गर्म करके, गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार किया था, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस तैयार किया, ठीक है। और इन्होंने जो है जोसेफ प्रिस्टली ने जो है इसका नाम क्या दिया था, नाम, तो इन्होंने नाम दिया था गाइस, याद रखिएगा इन्होंने नाम दिया डिफ्लॉजिस्ट केटेड एयर, ठीक है ना, इन्होंने नाम दिया था डिफ्लॉजिस्ट केटेड, केटेड एयर नाम दिया था, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा वैज्ञानिक जो है वो कौन थे गाइस, तो तीसरा वैज्ञानिक का योगदान था जो थे एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। इस सब सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, लेवोजियर, ठीक है। तो एंटोनी लेवोजियर ने जो है याद रखिएगा, इन्होंने ही जो है क्या दिया था, इन्होंने ही नाम क्या रखा था, इन्होंने ही नाम ऑक्सीजन रखा था, ऑक्सीजन, ठीक है। और कब गए, तो याद रखिएगा 1775 में। तो याद रखिएगा पूछ पूछ सकता है कि डेफ्लॉजिस्टिकेटेड एयर नाम जो है कौन से वैज्ञानिक ने दिया ऑक्सीजन का, या फिर जो है अग्निवायु किसने दिया, या ऑक्सीजन किसने दिया। तो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने जो है गैस का जो है, इन्होंने एंटोनी लेवेजियर ने जो है ये क्या किया था, इन्होंने जो है गैस का गुण का अध्ययन किया था, ठीक है, याद रखिएगा गैस के गुणों का अध्ययन किया था, गुणों का विश्लेषण किया था, विश्लेषण, विश्लेषण किया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक किसकी होती है, लेड की होती है, बर्फ की होती है, जल की होती है, या फिर पारा की होती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जल की। तो सबसे पहले हम विशिष्ट ऊष्मा को समझते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। विशिष्ट ऊष्मा वो होता है कि किसी चीज को गर्म करने में कितनी ऊर्जा लगती है, किसी चीज को गर्म करने में कितनी ऊर्जा लगती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो यानी कि आपको क्या याद रखना है, जैसे 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जो है जितनी ऊष्मा चाहिए, यानी किसी वस्तु के जो है याद रखिएगा 1 ग्राम को जो है 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जो है जितनी ऊष्मा चाहिए उसी को हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो है ये जल का होता है, ठीक है। इसके बाद जल के बाद जो है सबसे ज्यादा ये जल का होता है। इसके बाद अगर मैं जल को आप गर्म करने में जो है बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है ना। तांबा हो गया, तांबा के बाद जो है लोहा हो गया, लोहा ये सब जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तांबा, इसके बाद जो है पारा हो गया, ठीक है। लेकिन इस सब में जो है सबसे ज्यादा गर्म करने में समय जल का लगता है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा उष्मा जो होता है, उष्मा 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। उष्मा 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकारों
में बटा होता है, बटा होता है। ठीक है। तो तीन प्रकारों में उष्मा जो है तीन प्रकारों में बटा होता है, तो कौन कौन से में बटा होता है? तो पहला याद रखना है प्रकट उष्मा। दूसरा याद रखिएगा किस में होता है guys? दूसरा होता है आपका गुप्त उष्मा। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा, जिसमें विशिष्ट उष्मा को मैं समझा चुकी हूँ। प्रकट उष्मा की बात करें, यानी कि जब किसी वस्तु को जो है गर्म करने पर जो है उसका तापमान बढ़ता है, तो और जो है लेकिन जो है उसकी जो अवस्था होती है वो नहीं बदलती, उसे हम प्रकट उष्मा कहते हैं। गुप्त उष्मा की अगर मैं बात करूँ कि जब जो है कोई वस्तु को जो उसकी अवस्था बदलती है लेकिन तापमान नहीं बदलता है, उसे हम कहते हैं गुप्त उष्मा। जैसे कि अगर मैं इसमें आप बोलूंगी कि अगर जो है अवस्था बदलती है, ठीक है ना, लेकिन तापमान नहीं बदलता है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बर्फ के पानी बनने पर जो है तापमान कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, लेकिन उसमें उष्मा लगती है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि गरीबी की गहराई को मापने वाला सूचक कौन सा है जो निर्धन रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को ध्यान में रखता है? तो गिनी गुणांक है, या फिर हेडकाउंट अनुपात है, या ऑप्शन सी प्राचीरता अनुपात है, या ऑप्शन डी गरीबी अंतराल सूचकांक है? तो अगर हेडकाउंट की बात करूं, हेडकाउंट अनुपात की जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, ये जो है ये बताता है कि जो है कितने प्रतिशत लोग जो है ये गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, ये हेडकाउंट अनुपात बताता है कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे है, गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है। और ये जो है आपका गिनी गुणांक क्या बताता है? गिनी गुणांक बताता है कि यह जो है आय असमानता को दर्शाता है। ठीक है ना, ये क्या करता है? आय असमानता को दर्शाता है। आय असमानता, आय असमानता को दर्शाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है परासीरता अनुपात की अगर मैं बात करूं, ये क्या करता है? परासीरता अनुपात जो है ये जो है इसका गरीबी से कोई लेना देना नहीं है गाइस, याद रखिएगा। ये जो है जनसंख्या की सूचक है। ठीक है ना, जनसांख्यिकी ये सूचक है। ठीक है। और जो है ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गरीबी अंतराल सूचकांक। यानी गरीबी की गहराई को मापने वाला जो सूचक है वो कौन सा है? गरीबी अंतराल सूचकांक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, चंद्रमा की स्थिति के कारण, सूर्य की गति के कारण, या फिर पृथ्वी के कक्षा के कारण? तो गाइस याद रखिएगा पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, तो ये याद रखिएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा पृथ्वी अपनी दूरी यानी कि एक्सिस पर कितने जो है, याद रखिएगा ये जो है एक्सिस पर जो है, याद रखिएगा पृथ्वी अपनी धुरी या फिर एक्सिस, ठीक है ना, अपनी धुरी पर ये किस साइड से घूमता है गाइस? पश्चिम की तरफ से घूमता है। ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक है ना, पर पूर्व दिशा में घूमती है, लिख लीजिए पूर्व दिशा में घूमती है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम घूर्णन कहते हैं, इसे ही हम घूर्णन कहते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा पृथ्वी जो है, याद रखिएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है एक पूरा चक्कर कितना समय में लगाती है? तो याद रखिएगा पृथ्वी एक पूरा चक्कर जो है, एक पूरा चक्कर 24 घंटे में, 24 घंटे लग 24 घंटे में लगाती है। ठीक है।
इसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो याद रखिएगा पृथ्वी की जो है, पृथ्वी की धुरी जो है कितने पे झुकी हुई है? पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी है, झुकी हुई है, ठीक है ना। और याद रखिएगा इसी झुकाव के कारण जो है ये क्या होता है, इसी झुकाव के कारण ये क्या होता है, दिन और रात की जो है लंबाई बदलती है, ठीक है। दिन रात की लंबाई बदलती है। इसके बाद जो याद रखिएगा मौसम में भी बदलाव इसी की वजह से होता है, मौसम में बदलाव होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फसल चक्र का मुख्य लाभ क्या है? तो फसल चक्र का मुख्य लाभ क्या है? मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, या फिर उत्पादन घटता है, कीट बढ़ते हैं, या फिर जो है पानी की बर्बादी होती है। तो गाइस याद रखिएगा ये जो है मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है तो फसल चक्र का मतलब होता है क्या? यानी कि क्रॉप रोटेशन। तो इसका मतलब होता है कि यानी एक ही खेत में जो है हर मौसम या हर साल जो है अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना। एक ही खेत में, एक ही खेत में हर मौसम, एक ही खेत में हर मौसम या हर साल, एक ही खेत में हर मौसम या हर साल अलग अलग, अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना। ठीक है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे अगर आपने जो है पहले साल में गेहूं किया, तो दूसरे साल चना, तीसरे साल मक्का, चौथे साल मूंगफली, पांचवें साल कोई और फसल। तो इस तरीके से क्या है ना, इसकी उर्वरता जो है ये बनी रहती है, ठीक है ना। इतना पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए, तो गाइज आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइज प्लीज जहाँ पे भी कंफ्यूजन है, प्लीज उस चीजों को आपको नहीं पता है उसको नोट करना नहीं भूलिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको रिवीजन जरूर करिए, रिवीजन करिएगा तभी आपकी चीजें क्लियर आउट होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।